ब्रह्मपुरी इंद्रपुरी साम्राज्य का एक छोटा सा राज्य था। इंद्रपुरी साम्राज्य के राजा नागार्जुन एक महान राजा थे, जो हर साल अपने साम्राज्य में एक मुकाबला करवाते थे, जिसमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करने वाला हर योद्धा भाग लेता था। इस मुकाबले के बाद उन योद्धाओं को पूर्वजों की गुफा में जाने का मौका मिलता था। आज से ठीक 3 दिन बाद यह मुकाबला था, जिसमें राज्य और उसके आसपास के दल के लीडर्स और उनके मेंबर्स के बच्चे भी भाग लेने वाले थे। यही वजह थी कि राज्य की सड़कों और बाजार में भारी मात्रा में भीड़ और चहल पहल थी। उसी समय आसमान से एक आग का गोला तेजी से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, जिससे आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। सड़कों पर मौजूद लोग आसमान से जमीन की ओर आते इस खतरे से अनजान थे। किसी का भी ध्यान आसमान की ओर नहीं था, क्योंकि सभी अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक विद्युत नाम का एक लड़का जोरों से चिल्लाया, वो देखो, सूरज नीचे आ रहा है। उसकी इस बात पर वहां मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे देखो, ये पागल क्या कह रहा है, कभी सूरज भी नीचे आता है भला। उस आदमी की बात सुनकर बाकी लोगों का ध्यान भी उस लड़के पर गया और एक दुकानदार बोला, ए पागल, चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह काम खराब करने आ गया। इस पर वो लड़का बोला, पागल नहीं हूं मैं, बल्कि तुम सब मूर्ख हो। मेरा नाम विद्युत है, मैं तो चला, अभी तुम्हें भी यकीन हो जाएगा, एक बार ऊपर तो देखो। ये सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे और उसकी बात पर ध्यान न देकर अपने काम करने लगे। ये देखकर वो लड़का बोला, मूर्ख हैं सब, चलो मुझे क्या। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो तेजी से मीनार की ओर दौड़ा। मीनार एक घंटा घर की तरह था, जिसमें एक अग्निकुंड था। खतरे का आभास होते ही अग्निकुंड में आग लगाकर राज परिवार और ताकतवर वीरों को सूचना दी जाती थी, ताकि वो खतरे का सामना कर सके। वो लड़का यानी विद्युत तेजी से मीनार की ओर दौड़ा, पर अचानक सामने का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। विद्युत ने अपने मन में कहा, अगर मैंने इन सैनिकों को बताया तो ये लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, जैसे बाजार में उड़ाया गया था। मुझे इनसे छुपकर जाना होगा। ये सोचकर वो मुस्कुराया। फिर उसने अपने झोले से एक लाल पाउडर निकालकर भीड़ वाले इलाके में हवा में उड़ाया और छुप गया। जैसे ही वो पाउडर हवा में उड़कर लोगों की आंखों तक पहुंचा, वहां पर हंगामा मच गया। ऐसा होते ही सैनिकों का ध्यान उस ओर गया और इस बात का फायदा उठाकर विद्युत तेजी से मीनार पर चढ़ गया। एक सैनिक ने विद्युत को मीनार पर चढ़ते देख लिया और वो चिल्लाया, ए बालक, कहां जा रहा है? रुक रुक, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, रुक जा वरना तुझे दंड मिलेगा। सैनिक जोरों से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। भले ही 14 साल का विद्युत कमजोर था, पर उसकी भागने की रफ्तार बहुत तेज थी। फिर भी विद्युत अभी बालक ही था, जबकि सैनिक एक ताकतवर योद्धा था। विद्युत मीनार की बड़ी मिसाल में आग लगाने ही वाला था कि तभी उस सैनिक ने अपनी शक्ति को जागृत कर तेजी से उसे पकड़ लिया। इधर आसमान से गिरता वो आग का गोला, जो कि एक महान योद्धा था, किसी योद्धा के प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था और उसके शरीर से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। नीचे आते हुए वो आग का गोला अब किसी इंसान की तरह लग रहा था। उसके शरीर से निकल रही आग की लपटों के कारण कोई आम स्तर का योद्धा अगर उसे देखता तो शायद वो उसे आग का गोला या उल्का पिंड ही समझता। इधर मीनार में सैनिकों ने हाथ में मशाल लिए हुए उस लड़के को मीनार की बड़ी मशाल में आग लगाने से रोका, लेकिन विद्युत ने फिर भी तेजी से मशाल को मीनार के अग्निकुंड में फेंक दिया और अगले ही पल बड़ी मशाल जलने लगी। उस मशाल के जलते ही राज्य के चारों कोनों की मशालें भी एक एक करके जलने लगी। ऐसा होते ही राज्य के ब्रह्म पर्वत से एक शक्तिशाली इंसान हवा में एक नीली शक्ति के साथ तेजी से उड़कर मीनार के पास आ गया। नीचे खड़े लोग आसमान में उसको उड़ते हुए देख रहे थे। तभी एक इंसान बोला, वो देखो, ये तो राजघराने के रक्षक महान ऋतिक वेदा हैं। दूसरे लड़के ने कहा, हाँ भाई, लेकिन ये चेतावनी की मशाल किसने जलाई? क्या किसी ने राज्य पर हमला किया है? उस लड़के की ये बात सुनकर आसपास के लोगों ने एक नजर उसको देखा और फिर सभी की नजर महान वेदा की तरफ चली गई। महान वेदा मीनार के सामने आकर रुक गए और हवा में स्थिर हो गए।
महान वेदा का चेहरा एकदम शांत था। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे ये चेतावनी की मशाल किसने जलाई? अचानक उन्हें हवा में गर्मी का एहसास हुआ और उन्हें माजरा समझ आ गया। वो बिना सैनिकों का जवाब सुने आसमान की तरफ उड़ गए और उन्होंने तेजी से हवा में गिरते हुए उस ताकतवर इंसान पर अपनी बर्फीली शक्ति से प्रहार करके उसे हवा में गिरने से रोक दिया। वेदा की शक्ति का असर इतना तेज था कि उनका शरीर एक नीली आभा से चमक रहा था। उनके शरीर से शक्तियां लगातार ऐसे निकल रही थी जैसे वो बहती हुई शक्तियों का कोई महासागर हो। ऋतिक वेदा एक जलमूल शक्ति के योद्धा थे। उनका स्तर एक एलिमेंट गॉड का था। उनकी इन्हीं लाजवाब शक्तियों के कारण उन्हें वाटर एलिमेंटल गॉड भी कहा जाता था। एक वक्त था जब महान वेदा सबसे शक्तिशाली सुपर 7 वॉरियर्स दल का हिस्सा थे। समय बीतने के साथ ही सुपर 7 वॉरियर्स दल के योद्धा अलग अलग हो गए, जिनमें से कुछ योद्धा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कुछ ने लीडर और रक्षक की उपाधि ले ली थी। जैसे ही इंद्रपुरी साम्राज्य के रक्षक महान ऋतिक वेदा ने उस अग्नि शक्तियों से घिरे आदमी को बचाया, वैसे ही उस बूढ़े आदमी की शक्ति को महसूस कर वो समझ गए कि वो कौन था। ऋतिक वेदा ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उस बूढ़े आदमी को देखा और गंभीर होकर हल्के खींच भरे भाव में बोले, तुम क्या कभी एक जगह आराम से नहीं रह सकते? नीचे जमीन पर खड़े लोग ऋतिक वेदा और उस बूढ़े आदमी को हैरानी से देख रहे थे। तभी एक लड़का जो कि योद्धा के कपड़े पहने था, वो गुरूर भरी आवाज में अपने साथ खड़े मित्र योद्धा से बोला, देखना, लीडर रक्षक वेदा इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी उस लड़के का मित्र योद्धा बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो अब तक एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी होती मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे वो बूढ़ा आदमी कपड़ों और उसके शरीर से निकलती शक्तियों से कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा है। वरना वो इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहा था बताओ? ऐसा कहते हुए वो अपने दोस्त को हैरान करने में कामयाब हो गया था। इधर एक सैनिक हैरानी के साथ आसमान में देख रहा था और विद्युत को कसकर पकड़े था। जैसे ही विद्युत ने देखा कि सैनिक का ध्यान उस पर नहीं है, तो वो उसे धक्का देकर वहां से भाग गया और भीड़ में जाकर छुप गया। विद्युत ने ये इतनी तेज रफ्तार में किया कि जब तक सैनिकों का ध्यान उसकी ओर जाता, उनकी नजरों के सामने बस सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। उस सैनिक ने जब उस लड़के को चालाकी से अपने हाथों से निकलकर गायब होते देखा, तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वो गुस्से में कहने लगा, यह लड़का तो बहुत तेज निकला। अगली बार ये मीनार के आसपास में दिखा तो देखना मित्र, मैं उसके हाथ काट दूंगा। अपने साथी सैनिक की बात सुनकर दूसरा सैनिक हंसते हुए बोला, ये तुम सिर्फ कह रहे हो या करके भी दिखाओगे मित्र? ये सुनकर वहां खड़े लोग भी हंसने लगे। उस सैनिक ने जब देखा कि उसके साथी सैनिक और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो शर्मिंदगी के कारण दांत पीसते हुए पैर पटककर वहां से चला गया। उधर आसमान में ऋतिक वेदा और वो बूढ़ा आदमी बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज और ताकतवर शक्ति उनके पास आकर रुकी। अचानक वहां आई खूबसूरत पंखों वाली उस लड़की को देखकर ऋतिक वेदा और उस बूढ़े आदमी का ध्यान उस ओर चला गया। उस लड़की को देखकर उस बूढ़े आदमी ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो, आ गई मुसीबत। मैं इसी से बचकर भाग रहा था। न जाने इस खूबसूरत लड़की को मुझ बूढ़े आदमी से इतना लगाव क्यों है। अचानक वहां एक तेज रोशनी आकर रुकी और सभी की नजरों के सामने एक सिल्वर रंग का टाइगर आया, जो शरीर से निकलती बिजली की तरंगों से बने पंखों के साथ हवा में उड़ रहा था। वो टाइगर नाराजगी से बोला, चौदसी। उस टाइगर को देखकर वो खूबसूरत पंखों वाली लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नाराजगी थी। वो शक्ति के 8वें स्तर पर थी, इसलिए उसकी बेल्ट पर 8 शक्तियों के 8 सितारे लगे थे। अगले ही पल वो लड़की अपनी मस्त अदाओं के साथ अपने सामने मौजूद 3 ताकतवर शक्तियों के बिल्कुल सामने आ गई। नीचे मौजूद सभी लोग उसके जिस्म को निहारने लगे। उसने लाल काले रंग के बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसका गोरा शरीर साफ नजर आ रहा था। मदहोश निगाहें और खूबसूरत अदाओं के साथ वो लड़की हवा में अपने पंखों को
धीमी रफ्तार से लहरा रही थी। इस लड़की का नाम था दुदुसी। ये अधर्मपुरी से थी, जिसे अब कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कभी एक देवस्थल हुआ करता था और शक्तियों के मामले में इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रहस्यमय स्थान था। ऐसी 4 जगह हमारे देश में और थी। कालेश्वर राज्य के लीडर की छोटी बहन थी दुदुसी। जब दुदुसी ने देखा कि नीचे खड़े मामूली लोग उसके जिस्म को निहार रहे हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने 8 चक्रों को जागृत कर लिया, जिससे उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि उन सब आम स्तर के लोगों और योद्धाओं की आंखों में जलन होने लगी। मजबूरन उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस समय किसी ने नहीं देखा कि भीड़ में मौजूद 2 आंखें अब भी उस लड़की को निहार रही थी। ये आंखें उस लड़के की थी जो मात्र 14 साल का था और अभी उसकी शक्तियां भी जागृत नहीं हुई थी। न जाने वो ये कैसे कर रहा था। इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। आसमान में लीडर ऋतिक वेदा ने अपने सामने खड़ी दुदुसी को देखकर कहा, दुदुसी, अपनी शक्तियों को काबू में रखो, वरना। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर नाराजगी थी। ऋतिक वेदा इससे आगे कुछ कहते कि तभी उनके सामने खड़ी दुदुसी ने उन्हें हंसते हुए रोककर कहा, वरना क्या, 2 मर्द और एक दिव्य रैंक का टाइगर मिलकर एक लड़की पर हमला करोगे? शर्म नहीं आती तुम सबको? ऐसा कहकर खूबसूरत जवान दुदुसी अपने बालों से खेलने लगी और फिर उसने मुस्कुराकर रक्षक वेदा की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां से चली जाऊं, तो इस बूढ़े से कह दो कि मुझे वो अग्नि शक्ति ग्रंथ दे दे। दुदुसी की बात सुनकर वो बूढ़ा योद्धा सिल्वर थामा नाराजगी से बोला, ये मेरे जीवन की पूंजी है और मैं इसे अपने वारिस को ही दूंगा, तुम्हें नहीं। अगर मेरी शक्तियों पर सील नहीं चढ़ी होती तो मैं तेरी जुबान काट लेता, क्योंकि तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू मुझसे ऐसे मुकाबला कर सके। उस वक्त हवा में उड़ रहे सिल्वर टाइगर के चेहरे पर भी नाराजगी थी। सिल्वर थामा की बात सुनकर दुदुसी मुस्कुराकर बोली, देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लीडर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे इस ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। इसलिए लीडर ऋतिक वेदा, आप मेरे रास्ते में ना आए, वरना मैं इन सबको अंधा कर दूंगी। इतना कहकर दुदुसी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जिससे सैकड़ों लोगों के दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। ये देख वेदा ने अपने हाथ को हवा में हिलाया और वो ग्रंथ उनके हाथ में आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो ग्रंथ दुदुसी को दिखाया और जमीन की तरफ दूर फेंकते हुए कहा, अच्छा, अब तुम इन आम लोगों को निशाना बना रही हो, तो जाओ इन्हीं लोगों के बीच से वो ग्रंथ ढूंढ कर ले लो। जब दुदुसी ने देखा कि वो ग्रंथ भूमि की ओर गिरने लगा, तो वो अपनी शक्तियों को वापस लेने लगी ताकि वो उस ग्रंथ को देख सके। लेकिन इस वजह से शक्तियों का असर लोगों से हट गया और लोगों को राहत मिल गई। इससे पहले कि दुदुसी उस ग्रंथ के पीछे भूमि पर जाती, रक्षक वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से एक सील बना दी, जिससे पूरे इंद्रपुरी साम्राज्य के ऊपर एक कवच बन गया। जिसे देख दुदुसी ने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? लेकिन तभी उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर बूढ़े थामा ने भी हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ से निकली शक्तियों ने एक बड़े धनुष का रूप ले लिया और उसका निशाना था दुदुसी। दुदुसी ने देखा कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमले का शिकार हो जाएगी। वो समझ रही थी कि भले ही उसकी शक्तियों का स्तर उसके सामने खड़े दोनों योद्धाओं से ज्यादा था, लेकिन अगर दोनों योद्धा मिलकर उससे लड़ने लगे तो शायद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। इसी कारण वो परेशान हो गई। अचानक उसका ध्यान सामने की ओर गया। रक्षक ऋतिक वेदा ने अपने चक्रों को जागृत करके अपने शरीर का रूप बदल लिया और एक बड़े ही भयानक शेर के रूप में आ गए। उनके शरीर से भयानक और ताकतवर शक्तियां निकलने लगी। ऋतिक वेदा ने नाराजगी से कहा, इससे पहले कि मैं अपने समझौते को भूल जाऊं, चली जाओ यहां से। जब दुदुसी ने देखा कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है तो वो घबराने लगी, पर उसने अपने चेहरे पर यह भाव नहीं आने दिया। वो बोली, रुको, मैं जा रही हूं, मैं हार मानती हूं, पर ध्यान रखना मैं लौटूंगी जरूर।
और जब मैं लौटूंगी तो इस बूढ़े और उस ग्रंथ दोनों को साथ ले जाऊंगी। ऋतिक वेदा उसकी धमकी सुनकर इतना नाराज हो गए कि वो आगे बढ़ते हुए बोले, हम दोनों मिलकर इसे अभी खत्म कर देते हैं। उनके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उनके कदम पीछे खड़े बूढ़े थामा की आवाज सुनकर रुक गए। बूढ़े थामा गंभीर आवाज में बोले, हम उसे नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा किया तो एक महायुद्ध होगा और वो आएगा जिसका सामना भले ही हम सातों मिलकर कर ले, लेकिन एक बार फिर हजारों लोग मारे जाएंगे, इसलिए इसे जाने दो। ये देख ऋतिक वेदा, जो कि एक शेर के रूप में थे, तेज दहाड़ के साथ अपनी भारी आवाज में बोले, जाओ, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदले। कहां गायब हो गया था वो लड़का विद्युत? क्या है उस अग्नि शक्ति ग्रंथ में? क्या दुदुसी फिर से लौट कर आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य, रोमांच और फैंटेसी से भरपूर कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।